लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये दो माध्यम है, ये मेरा फर्स्ट माध्यम और ये मेरा सेकंड माध्यम। इस माध्यम से प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो गया, यानी इस किरण को कहते हैं आपतित किरण और इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। या इसे हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को जब पढ़ लिए, क्या है, किसे कहते हैं, तो बाबू इसको कहते हैं आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। ये मेरा आपतन कोण है जिसको I से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण जिसको R से सूचित करते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के इसमें नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है? जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होता है। इस दो नियम में पहला नियम है कि ये आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। ये मेरा अभिलंब है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं तथा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, क्योंकि ये दोनों आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होता है। तो हम लोग पढ़े प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य दो नियम होता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होता है, यानी कि यह मेरा आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। दूसरा होता है इसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता, इसको अपवर्तन कोण या निर्गत कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण या क्या जी? निर्गत कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण या क्या जी? निर्गत कोण, यानी आपतन कोण इसमें निर्गत कोण के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर एक हम लोग रेखा खींचते हैं, अगर रेखा ये सीधी चली जाती है तब ये दोनों कोण बराबर होता है और ये दोनों कोण बराबर उस परिस्थिति में होगा अंतः एकांतर कोण से बराबर होगा। परंतु इस परिस्थिति में अगर इस शीर्षा में विमुख कोण नहीं है, क्योंकि ये छोटा है, झुक जाता है और ये मेरा बड़ा है, इसके दोनों
कोणों के ज्या का अनुपात, ज्या को इंग्लिश में साइन कहते हैं, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि आपतन कोण की ज्या, जिसको इंग्लिश में साइन आई कहते हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जिसको इंग्लिश में साइन आर कहते हैं, की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। नियतांक होता है जिसका मान कभी बदलता नहीं है, यानी कि इसे यू द्वारा, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसको म्यू से क्या लिखते हैं? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन क्या जी? आर, यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब इसे स्नेल का नियम क्यों कहा जाता है? कि सन 1621 ईस्वी में स्नेल ने सर्वप्रथम साइन आई बटा साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जब अनुपात किया, तो अनुपात करने के बाद उस पदार्थ का अपवर्तनांक का पता किया, यानी नियतांक का पता किया। इसीलिए इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग अभी पढ़े प्रकाश के अपवर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। अब हम लोग को जानना है माध्यम। क्या जी? माध्यम, जिसको इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। मीडियम, माध्यम क्या है? तो प्रकाश जिस वस्तु से होकर जाता है, चाहे प्रकाश जिस वस्तु में प्रवेश करता है और एक माध्यम से, चाहे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवेश करता है, वह वस्तु माध्यम कहलाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गति करता है, चलता है, उस पदार्थ को हम लोग माध्यम कहते हैं। माध्यम 2 होते हैं। माध्यम कितने होते हैं? 2। एक होता है विरल माध्यम, इसको समझना है केवल, विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम किसको कहते हैं? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सबसे तीव्र होती है, प्रकाश तेजी से चलता है, वैसे माध्यम को विरल माध्यम। और प्रकाश जिसमें धीमी गति से चलता है, यानी प्रकाश की चाल जिसमें निम्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। जैसे हमारा हवा हुआ और कांच हुआ, यानी कि कांच जो होता है, शीशा में प्रकाश धीरा चलता है और कांच और हवा में प्रकाश तीव्र गति से चलता है। तो हवा मेरे लिए विरल माध्यम और कांच मेरे लिए सघन माध्यम। ठीक है। तो हम लोग पढ़े विरल माध्यम, सघन माध्यम के बारे में जान गए। अब सघन माध्यम के एक और तरीका से, जो पदार्थ मतलब जिस पदार्थ का घनत्व जितना ही अधिक होता है, डेंसिटी जितना ही अधिक होता है, उन पदार्थों को सघन माध्यम, और जिस पदार्थ का डेंसिटी कम होता है उसको क्या कहते हैं? विरल माध्यम। इन दोनों पर कंडीशन है, इसको नोट में आप लोग को लिखना है। पहला कंडीशन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से
माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये कंडीशन है, दो कंडीशन को याद रखना है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक माध्यम को बनाया, यह मेरा माध्यम विरल माध्यम है और यह मेरा सघन माध्यम है। जब प्रकाश इस विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब के ओर मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा? क्योंकि प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी और जब प्रकाश की चाल कम होगी तो वो धीरे धीरे अभिलंब की ओर मुड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है इसका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। अभिलंब से दूर जाता है। यानी जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाता है। जैसे कि ए हमने माध्यम को बनाया, ए मेरा सघन माध्यम है और यह मेरा विरल माध्यम है। ठीक है, जैसे इन सघन माध्यम से प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा। ये मेरा सघन माध्यम, आपतित किरण यहां जैसे जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता तो विलंब से दूर जाता है, क्योंकि जैसे सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है वैसे ही इसमें प्रकाश का चाल बढ़ जाता है। तो माध्यम दो होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो विलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग माध्यम को देख लिए। चलिए माध्यम को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि स्नेल का नियम क्या है, इस पर न्यूमेरिकल क्या पूछता है। अंकित प्रश्न एक देख लेते हैं, तब उसके बाद माध्यम के आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जिसे मानते हैं कि क्वेश्चन है कि यदि एक माध्यम में 60 डिग्री के कोण पर किरण आपतित होती है जिसका अपवर्तक कोण 30 डिग्री है, तो नियतांक, इसी नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं, नियतांक या म्यू ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यानी यदि किसी माध्यम में 60 डिग्री के कोण पर किरण आपतित होती है जिसका अपवर्तक कोण 30 डिग्री है तो उसका नियतांक ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यानी कि आपतन कोण I का मान 60 डिग्री, अपवर्तन कोण R का मान 30 डिग्री, इसलिए नियतांक म्यू बराबर साइन I बटा साइन R होगा।
यानी कि म्यू बराबर साइन का साइन आई के जगह पर 60 डिग्री और आर के जगह पर साइन कितना डिग्री जी 30 डिग्री। यानी म्यू बराबर साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 के मान 1/2। 1/2 से 1/2 कट गया यानी कि √3 आया। यानी कि म्यू का मान √3 का मान होता 1.73 लगभग आंसर आ गया। इस प्रकार हम लोग इस पर न्यूमेरिकल को बना सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, हम लोग बना सकते हैं ना, ठीक है। चलिए इसी पर एक न्यूमेरिकल देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा घर पे कि यदि एक माध्यम में 45 डिग्री के कोण पर किरण आपतित होती है जिसका अपवर्तक कोण 30 डिग्री हो तो उसका नियतांक ज्ञात करें। आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके और बना लीजिएगा। बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा कि सर आप इसका आंसर इतना हुआ, ठीक है। अब हम लोग को चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि एक कांच की सिल्ली से इसको स्लैब भी बोलते हैं, सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तित किरणों को दर्शाएं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बोर्ड मोड क्वेश्चन है कि एक कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तित किरणों को क्या करें, दर्शाएं, ठीक है। एक कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तित किरणों को दर्शाएं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है 2 नंबर के लिए। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कांच का स्लैब बनाइएगा, ठीक है। कांच का स्लैब बना लिए। ये जो कांच है मेरा, यह हो गया हवा, ये भी हो गया हवा। इस कांच और हवा में हवा हो गया विरल माध्यम, कांच हो गया सघन माध्यम। जब प्रकाश इस विरल माध्यम से, हवा विरल माध्यम से एक कांच जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरे सतह पर जाएगा तो यह मेरा अविलंब हुआ, अरे हुआ ना। जैसे यहां एक कांच तो मेरा सघन माध्यम है, कौन माध्यम है, सघन माध्यम है। जैसे इस कांच सघन माध्यम से पुनः प्रकाश की किरण विरल माध्यम हवा में जाएगा तो यह विलंब से दूर जाएगा। इस तरह के चित्र आपको बना देना है। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी आप लोग को दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर यहाँ पर दिक्कत है, फिर हम समझाएंगे। फिर से इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कांच के सिल्ली को बनाएंगे। एक कांच के सिल्ली में हवा मेरा कौन माध्यम है, विरल माध्यम। कांच मेरा कौन माध्यम, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जैसे जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो विलंब से दूर जाता है। हम लोग जस्ट इसके पहले पढ़े थे। यह मेरा आपतन कोण I हो गया, I1। यह मेरा अपवर्तन कोण R1, क्योंकि इसमें 2 गो I1 होगा, क्योंकि इस सतह के लिए ये मेरा आपतन कोण या अपवर्तन कोण, और इस सतह के लिए यह मेरा आपतन कोण हुआ यानी I2, और इसको कहते हैं R2। ये I1 R1, इसको I2 R2। इसमें एक कंडीशन होता है कि आपतन कोण पहला इसके अपवर्तक कोण दूसरे के बराबर होता है। यानी कि यह अगर 40 डिग्री होगा I1 का मान तो R2 के मान भी 40 डिग्री, यानी कि कोण I1 बराबर कोण R2, ठीक है। उसी प्रकार पहला सतह के लिए पहला अपवर्तक सतह दूसरे सतह के पहला अपवर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि R1 बराबर कोण I2। ये समझ में आ गया कि एक कांच के सिल्ली से जब प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करते हैं
तो पहला जब हवा से जब एक कांच में प्रवेश करता है तो हवा विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम। जैसे विरल से जब सघन में जाता तो विलंब की ओर मुड़ता है, और जैसे पुनः ये जब सघन माध्यम से विरल में जाता तो विलंब से दूर जाता है। इस परिस्थिति में इसमें I1 ये R1 ये R2 ये I2 और ये R2, इसमें का I1 इसमें R2 के बराबर होता है, इसमें का R1 इसमें I2 के बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया एक कांच के सिल्ली से प्रकाश की किरणों को कैसे अपवर्तित करेंगे। इसी में एक चीज और समझना है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, ये पार्श्विक विस्थापन क्या है थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको अपने से आंसर लिखना है। तो जब एक कांच की सिल्ली से हम लोग प्रकाश की किरणों को निर्गत कराते हैं, ये मेरा कांच की सिल्ली है, फिर से देख लेते हैं। ये मेरा हवा है, यह कांच है, यह मेरा क्या है, हवा है। हवा कांच के लिए एक विरल माध्यम है। जब इस विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें इस तरह जाती है और जाने के बाद यहाँ पे मेरा अभिलंब हुआ, जैसे जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं, चलिए देखते हैं। ये मेरा हवा है, इसे गई, हवा से गया, यहाँ अभिलंब हो गया, यहाँ से हल्का सा मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। यहाँ पर मेरा अभिलंब हो गया, यहाँ से अभिलंब से दूर जाती है। ये ध्यान रखना है कि ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए बनाते समय भी। ठीक है, ये अभिलंब, यह मेरा कोण किरण हो गया निर्गत किरण, और यह किरण हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, तो जब प्रकाश की किरणें एक कांच की सतह से जब हम लोग अपवर्तित कराते हैं, अपवर्तन हम लोग जब कराते हैं, तो ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, जैसे आपतित किरण को हम लोग आगे इस तरफ बढ़ाते हैं, निर्गत किरण को भी इस तरफ डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर है, और समानांतर होने के कारण इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। यानी कि आपतित की जब किसी कांच के प्लेट से, एक कांच के स्लैब से जब प्रकाश की किरणों को हम लोग निर्गत कराते हैं, तो उसके आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसको डी से सूचित किया जाता है। किससे? डी से। यानी कि इसका सिंपल परिभाषा है, जब किसी कांच के प्लेट से या कांच के सिल्ली से जब प्रकाश की किरणों को अपवर्तित हम लोग करते हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसे हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो डी से सूचित करते हैं। अभी हम लोग इतने बिंदुओं को देखें। ठीक है, ये जो पार्श्विक विस्थापन है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है कि पार्श्विक विस्थापन इसके आपतन कोण पर निर्भर करता है, और आपतन कोण के समानुपाती होता है। यानी कि आपतन कोण का मान जितना अधिक होगा, उसका विस्थापन यानी कि उसका पार्श्विक विस्थापन भी उतना ही अधिक होगा। यानी कि पहला नियम एग्जाम में पूछे कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला हुआ कि पार्श्विक विस्थापन इसके आपतन कोण पर निर्भर करता है, यानी आपतन कोण के समानुपाती होता है। यानी आपतन कोण का मान जितना ही अधिक होगा, उसका पार्श्विक विस्थापन भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा है कि पार्श्विक विस्थापन कांच के मोटाई के समानुपाती होता है, यानी कांच जितना अधिक मोटा होगा, उसका पार्श्विक विस्थापन भी उतना ही अधिक होगा। तीसरा, पार्श्विक विस्थापन माध्यम या कांच के अपवर्तनांक के समानुपाती होता है, यानी कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा, उसका पार्श्विक विस्थापन भी उतना ही अधिक होगा। चौथा कि पार्श्विक विस्थापन इसके जो प्रकाश किरणें इसमें प्रवेश करता है, यानी आपतित किरणें प्रवेश करता है, उस आपतित किरणें की तरंग दैर्ध्य माने किस वेग से चलता है, उसके गति, उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, उसका चाल अधिक होगा, तो पार्श्विक विस्थापन कम होगा।
अगर तरंग दैर्घ्य कम होता है तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पार्श्विक विस्थापन 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला हो गया कि पार्श्विक विस्थापन इस आपतन कोण के समानुपाती होता है। दूसरा कि पार्श्विक विस्थापन इस कांच के मोटाई के समानुपाती होता है। तीसरा पार्श्विक विस्थापन इसके अपवर्तनांक के समानुपाती होता है, माध्यम के अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। चौथा पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो इससे क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रकाश का जब अपवर्तन, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का कुछ प्रभाव है। तो प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव में पहला प्रभाव है कि पानी से भरी गिलास में रखा हुआ पेंसिल पानी के सतह पर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? पहला रीजन हुआ, इसका बहुत इफेक्ट है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक ग्लास बनाना है। इसको ग्लास, अब इस ग्लास में पानी भर देना है, भर के एक पेंसिल को इसमें रखना है। जब हम पेंसिल को रख देते हैं, यहां पर ए मान लेते हैं, यहां पर बी मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं पी। ए बी एक पेंसिल है। इस ए बी पेंसिल के ए सतह से, इसके तली के सतह से प्रकाश की किरणें ये पानी एक सघन माध्यम है, यहां से किरणें सघन माध्यम से होते हुए, यानी पानी सघन माध्यम से होते हुए, जैसे विरल माध्यम हवा में प्रवेश करता है तो यह अविलंब से दूर जाता है, और इसे अविलंब से दूर जाने के कारण इस तली वाले पेंसिल का प्रतिबिंब ए डैश पर बन जाता है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इस ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बनने के कारण ये पेंसिल इस पानी के सतह पर हमें मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। एक बार और समझते हैं कि पानी से भरी गिलास में जब पेंसिल को रखा जाता है तो पेंसिल के ए सतह से, ए बिंदु से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम पानी से होते हुए जब विरल माध्यम हवा में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर जाती है। अविलंब से दूर जाने के कारण इस तली ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बनता हुआ प्रतीत बनता है, जिसके कारण ये पेंसिल इस पानी के सतह पर हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसी पर और भी क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक गिलास में, पानी से भरी गिलास में हम इसके तली पर एक सिक्का को रख देते हैं, मान लेते हैं कि 5 रुपया का सिक्का को हमने रख दिया, और रखने के बाद हम देखते हैं कि यह सिक्का ये तली पर दिखाई नहीं देता बल्कि तली से ऊपर दिखाई देता। इसका क्या कारण है? तो यह पानी, यहां से सिक्के से प्रकाश की किरणें निकलती है और ये पानी सघन माध्यम से होते हुए हवा विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर जाती है। अविलंब से दूर जाने के कारण इस सिक्के का प्रतिबिंब इस सतह से कुछ ऊपर बनता है, जिसके कारण
पानी से भरी गिलास में सिक्का हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी कि ए जब ए बिंदु का प्रतिबिंब ए डैश पर बनता है। फिर से देखते हैं, तो पानी से भरी गिलास में रखा हुआ सिक्का पानी के सतह से ऊपर क्यों प्रतीत होता है? तो सिक्के से प्रकाश की किरणें पानी सघन माध्यम से होते हुए जब विरल माध्यम में जाता है तो विलंब से दूर जाता है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब ए डैश पर बनता है। और यही कारण है कि पानी से भरी गिलास में जब सिक्के को रखते हैं तो सिक्का तल से क्या दिखाई देता है? ऊपर दिखाई देता है। एक और रीजन है कि मछुआरे पानी में मछली को नहीं भेद पाता। इसका क्या कारण है? वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि मछली जब पानी में होती है तो उससे प्रकाश निकलता है, तो पानी सघन माध्यम से होते हुए जैसे विरल माध्यम में जाता है वैसे वो विलंब से दूर जाता है और उस मछली का प्रतिबिंब उस जहाँ पे मछली होती है उससे कुछ ऊपर बनता है। और मछुआरे जब मछली को भेदने की कोशिश करता है तो वह उसके प्रतिबिंब को भेदता है, बल्कि मछली को नहीं भेद पाता है। अब उस मछली को भेदना होता है तो मछुआरे क्या करता है? उसके पूंछ पर भेदता है, क्योंकि पूंछ जब हिलाती है मछली तो वहां पे पानी अलग हो जाता है, पानी लगता है हिलने, तो उसको पता चल जाता है कि ये मछली का पूंछ है और वहीं पर मारता है तो मछली क्या होती है? मर जाती है। ठीक है, इस प्रकार मछुआरे मछली को भी भेदता है, लेकिन उसको मछली को भेदने में पानी में बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है, हम लोग अभी पढ़े कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या प्रभाव है, इन प्रभावों को देख चुके, इसके आंसर को भी आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना अपवर्तनांक। क्या पढ़ना है? अपवर्तनांक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अपवर्तनांक को। ये अपवर्तनांक क्या है? अभी हम लोग कुछ देर पहले नियतांक पढ़े थे, तो एस्नेल ने जो नियतांक के बारे में बताया था उस नियतांक के सूत्र से हम लोग किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को भी निकालेंगे। अपवर्तनांक किसको सूचित करता है? अपवर्तनांक यह बताता है कि इसमें प्रकाश का चाल, इस माध्यम में प्रकाश का चाल कितना हो सकता है। प्रकाश का चाल इसमें ज्यादा होगा कि कम होगा, इस माध्यम की डेंसिटी यानी घनत्व अधिक होगा कि कम होगा, यही बताता है। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? चलिए इसके परिभाषा के डिफिनीशन के बारे में जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक ये भी बताता है कि निर्वात के अपेक्षा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना गुना अधिक होता है या कितना गुना कम होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसे एन या म्यू या न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि अपवर्तनांक को एन या म्यू या न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। यानी अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, अर्थात अपवर्तनांक बराबर माध्यम में
प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को सूचित किससे करते हैं? तो n से। निर्वात में प्रकाश के चाल को C0 से और माध्यम में प्रकाश की चाल को Cm से, यानी m बराबर C0 बटा Cm। निर्वात में प्रकाश का चाल तो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता, ये कभी भी बदलता नहीं है। यानी n बराबर C0 बटा Cm जो लिखे हुए हैं, यानी कि C0 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखते क्या है, इस पर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी कि n बराबर C0 बटा Cm, यानी निर्वात में प्रकाश बटा माध्यम में प्रकाश। C0 का मान हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए इसमें एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यानी कि इसमें 2 दे दिया। सबसे पहले C0 का मान तो पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये जो प्रकाश के चाल दिया है वो कांच में दिया है, ये मेरे लिए Cm है, यानी Cm बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी C0 हमको पहले से पता है और Cm हमको दे दिया है। अब इसमें हमको निकालना है कि हमारा अपवर्तनांक कितना होगा, तो n का फॉर्मूला होता है C0 बटा Cm, यानी कि n बराबर C0 का मान रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा Cm का मान है कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये 10⁸ से ये भी कट गया, ये भी से ये भी कट गया, आ गया 3/2 कट देंगे तो 1.5, यानी n = 1 कितना जी 5, यानी कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। जैसे कि हवा का अपवर्तनांक लगभग 1.00008 होता है, लगभग ये एक मान लेते हैं लगभग, तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। अब उसके अपेक्षा कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक अगर 1.5 है तो इसका 1.5 का अर्थ हुआ कि हवा से कम प्रकाश का चाल कांच में होगा। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हीरा आप जानते हैं ना दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा का अपवर्तनांक 2.14 हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। इसका अपवर्तनांक 2.42 है। एग्जाम में पूछता है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है तो सबसे अधिक हो गया, तो लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका तात्पर्य है कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और इसमें प्रकाश की चाल सबसे क्या है जी कम है। तो जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही
जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। तो हीरा का अपवर्तनांक दुनिया में जितने भी पारदर्शी पदार्थ है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है उन सभी पदार्थों के अपवर्तनांक में सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। यानी हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, तो 2.42 होता है, तो इसका तात्पर्य है कि हीरा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, कम होगा। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा और यह सबसे कठोर माध्यम है। यानी जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन बोल देते हैं, आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका तात्पर्य है कि हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी और हीरा सबसे कठोर माध्यम है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है। चलिए अब देखते हैं क्या, अब हम लोग देखें कि अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए अपवर्तनांक का एक और क्वेश्चन आता है क्या, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। अब सब कोई बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं, खूब ध्यान से देखते हैं। अब आता है एक और अपवर्तनांक के फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा काल्पनिक गहराई। अब ये क्या है, इस पर कैसे क्वेश्चन देखा क्वेश्चन, इसे एक तालाब में 20 मीटर की, चाहे एक तालाब में 20 सेंटीमीटर की गहराई पर एक मछली दिखाई देती है, एक मछली दिखाई देती है जिसका वास्तविक गहराई 30 सेंटीमीटर है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करें, पानी का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें वास्तविक गहराई लिखेंगे, वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और काल्पनिक गहराई, आपका काल्पनिक गहराई हो गया 20 सेंटीमीटर, हुआ ना। जब वास्तविक गहराई हो गया 30 सेंटीमीटर और काल्पनिक गहराई 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा काल्पनिक गहराई। वास्तविक गहराई हो गया 30, काल्पनिक हो गया 20 से कट गया, 3/2 कट गया, 1.5 आ गया। इस पर भी हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग अपवर्तनांक को समझ चुके हैं। अपवर्तनांक पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हो, या अपवर्तनांक का मान देगा तो उस माध्यम में प्रकाश के चाल को आसानी से निकाल सकते हो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वह है लेंस। क्या है जी? लेंस। अब हम लोग को पढ़ना है लेंस। लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं। लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? ताल। ये लेंस क्या होता है, यह कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो लेंस क्या होता है, तो दो तलों से घिरे
पारदर्शी, दो तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को, दो तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस या हिंदी में इसको ताल कहते हैं, ताल कहते हैं। तो दो तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस जो होता है वो कांच का बना होता है, कांच का बना होता है, जिससे प्रकाश आर पार आसानी से आ जा सके, पारदर्शी पदार्थों से बना होता है। तो लेंस किसे कहते हैं? दो तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये जो लेंस होता है, ये लेंस दो प्रकार का होता है, ध्यान से देखना है। ये दो प्रकार का लेंस होता है, एक होता है गोलीय लेंस और एक होता है बेलनाकार लेंस। तो सबसे पहले हम लोग जाने लेंस क्या होता है। तो दो तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस या क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोलीय लेंस और एक होता है बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस किसे कहते हैं? तो वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह, हम लोग दर्पण में परावर्तक पढ़े थे, इसमें अपवर्तक सतह होता है। जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय लेंस कहते हैं, उसे गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक पारदर्शी गोलीय लेंस को बना दिया, यहां पर बना देते हैं, यह एक गोलीय लेंस है। कौन लेंस है? गोलीय लेंस। ये पारदर्शी होता है जिससे आर पार आसानी से देखा जा सके। तो वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह गोल होता है, स्फेरिकल होता है, उस लेंस को हम लोग कौन लेंस कहते हैं? गोलीय लेंस। और वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह बेलनाकार हो, उसे सिलेंडराकार, उसे बेलनाकार लेंस कहते हैं। जैसे कि बेलन के जैसे इसका साइन होता है, बेलन जैसे होता है। तो वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह बेलनाकार हो उसे हम लोग बेलनाकार लेंस कहते हैं, और वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह गोल हो उसे हम लोग कौन लेंस कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये गोलीय जो लेंस होता है, यह गोलीय लेंस दो प्रकार के होता है। गोलीय लेंस कितने प्रकार के? दो। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, अभी हम लोग जाने लेंस क्या होता है। तो दो तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है गोलीय लेंस, एक होता है बेलनाकार लेंस। वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह गोल होता है, गोला के समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। और वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह बेलनाकार होता है उसे कहते हैं बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसको कहते हैं? तो वैसा लेंस, इसका परिभाषा इसी में समझा देते, समझ। ये मेरा उत्तल लेंस है, ध्यान से देखिएगा, परिभाषा आ जाएगा। यह मेरा अवतल लेंस है, परिभाषा इसी में आप लोग लिखिएगा। चलिए हम समझा रहे हैं, आप लोग लिख कर लाइएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस तो लिखेंगे कि वैसा गोलीय लेंस जिसमें बीच में चौड़ा यानी मोटा
तथा किनारे पर पतला होता है, यानी वैसा गोलीय लेंस जिसके बीच में चौड़ा तथा दोनों किनारे चारों किनारे पतला होता है, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? वैसा गोलीय लेंस जिसके किनारे पर चौड़ा तथा बीच में पतला होता है, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। फिर से समझते हैं, यानी वैसा गोलीय लेंस जिसके किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और वैसा गोलीय लेंस जिसके किनारे पर चौड़ा तथा बीच में पतला होता है, उसे हम लोग कौन लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस कहते हैं। हम लोग पढ़े कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय लेंस हम लोग पढ़े कितने प्रकार के, तो गोलीय लेंस पढ़े हम लोग दो प्रकार के, उत्तल लेंस और कौन लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, आप चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखें कि गोलीय लेंस कितने, तो दो, उत्तल और कौन जी? अवतल। ठीक है, वैसा लेंस जिसके किनारे पर पतला तथा बीच में चौड़ा हो, उसे उत्तल लेंस। और वैसा लेंस जिसके किनारे पर चौड़ा तथा बीच में पतला हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवतल लेंस। अब हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम लोग देखते ही पढ़ना है बाबू हम लोग को। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर बैठिएगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आता है आपके एग्जाम में अंतर लिखने के लिए। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है? सबसे पहले तो दोनों का यहां पर लिखेंगे, इसके किनारे पर पतला होता है, इसमें लिखेंगे इसके किनारे पर चौड़ा होता है, नहीं सॉरी, इसका किनारा चौड़ा होता है, इसमें लिखिएगा इसका किनारा पतला होता है। दूसरा, इसके बीच का भाग मोटा होता है, मोटा या तो चौड़ा भी लिख सकते, इसमें लिखिएगा इसके बीच का भाग पतला होता है। सेकेंड चीज, थर्ड चीज, उत्तल जो लेंस होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है। जब आप लोग को कल इसके नेक्स्ट क्लासरूम में हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, प्रतिबिंब खिंचवाएंगे, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनाता है। ये घबराना नहीं है कि सर इसको क्यों लिखवा रहे या समझा नहीं रहे, समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में हम जरूर इसको बनवाएंगे कि कैसे, जैसे हम लोग दर्पण में बनाए थे चित्र, इसमें भी बनाएंगे। इसमें लिखेंगे कि अवतल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब केवल काल्पनिक बनाता है, केवल काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक बनाता है, बनाता है। चौथा, इसमें जब एक काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है तो इसमें उल्टा और सीधा दोनों बनेगा। इसमें प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा दोनों बनता है। इसमें लिखिएगा इसमें प्रतिबिंब केवल सीधा बनता है, सीधा बनता है।
पांचवा, इसमें प्रतिबिंब छोटा तथा बड़ा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब केवल छोटा बनता है। ठीक है। छठा, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो हम लोग पढ़े उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस इसके किनारा पतला होता है, अवतल का किनारा चौड़ा होता है। उत्तल के बीच का भाग मोटा होता है, इसके बीच का भाग पतला होता है। उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, लेकिन अवतल केवल काल्पनिक बनाता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा दोनों बनता है, इसमें प्रतिबिंब केवल सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा तथा बड़ा दोनों बनता है, इसमें प्रतिबिंब केवल छोटा बनता है। इसमें इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब क्या करना है, कल के क्लास जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर बनाइएगा। जब कल का क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के साथ बैठिएगा और जैसे हम बताएंगे वैसे बनाते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत काफी है। चलो सबको बाय, गुड डे, चलिए बाय।